आज मैं खुद बैठती हूँ कोर्ट के अंदर, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, मैं सोच की ही बात कर रही हूँ। महिला आज भी सुरक्षित नहीं है। देश की उन्नति दूसरे देशों में जाके फोटो खिंचाना नहीं है। किसी महिला के साथ रेप होता है तो वो 3 जगह जाके फंस जाती है। और जो ममता का बिल है उसमें सीधे फांसी का प्रावधान है। नमस्कार, मेरा नाम अंजलि प्रिया है और आप देख रहे हैं द मीडिया वाली। दोस्तों, हम आ चुके हैं सुप्रीम कोर्ट, जहां पे हम बात करेंगे आज सुप्रीम कोर्ट के वकील नीतू वर्मा से, जिनसे हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी जो कोलकाता रेप केस के मामले में अपराजिता एक्ट विधानसभा से पास होके अभी सेंट्रल में आ चुका है, यानी कि यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा से पास होना बाकी है, फिर प्रेसिडेंट का हस्ताक्षर बाकी है। इन सब को लेके क्या कुछ कहेंगी मैम, और क्या कुछ एक्ट में शामिल है, क्या कुछ एक्ट से, क्या इस एक्ट के बनने के बाद हमारे देश में रेप कांड हो या फिर हमारे देश में जिस तरह से क्राइम हो रहा है, इस पे कितनी ज़्यादा अंकुश लगेगी, इन सब को लेके बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस एक्ट में कितना दम है। नमस्कार, मैं एडवोकेट नीतू वर्मा। सबसे पहले तो आपके चैनल पे मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि आप पूरे देश में यह हाहाकार मचा हुआ है, जिस तरीके की दरिंदगी कोलकाता रेप मैटर में आजकल आप लोग सुन ही रहे हैं चारों तरफ, और सुप्रीम कोर्ट ने भी जैसे स्पेशल टास्क फोर्स बनाई हुई है और वहाँ पर पूरे डॉक्टर्स की सुरक्षा की बात की हुई है। जिस दरिंदगी और हैवानियत का काम संदीप घोष और जो संजय रॉय जैसे दरिंदों ने किया है, पूरे मेडिकल टीम को हिला के रख दिया है, पूरे मेडिकल टीम को और पूरे मेडिकल डिपार्टमेंट को और पूरे देश में इस तरीके की चीज़ों को हिला के रख दिया है। अभी जिस तरीके का प्रावधान आया है, जिस तरीके का प्रोविज़न या जिस तरीके का बिल उन्होंने ममता बनर्जी ने पास किया, उसके मैं सराहनीय करती हूँ और बहुत बहुत उनको अप्रिशिएट भी करती हूँ। क्योंकि आज कुछ साल पहले आपने देखा था निर्भया कांड हुआ था, कानून तो तब भी बना हुआ था, उसके बाद यही आशा की गई थी कि किसी तरीके के रेप नहीं होंगे, रेप फिर भी हो रहे हैं। अगर हम एनसीआरबी के डाटा उठा के देखें तो 364 या 374 रेप डेली के होते हैं, ठीक है। उस पर कोई टास्क फोर्स नहीं बनाई जाती, उस पर कोई टीम नहीं बनाई जाती। तो मैं ये बहुत अप्रिशिएट करती हूँ कि अब जो इस तरीके का हैवानियत उन लोगों ने की है, उसके मद्देनज़र रखते इस तरीके की टीम को बनाया गया, सुरक्षा दी गई और पीड़िता यानी कि जो हमारे देश की बिटिया है उसको पूरा आश्वासन दिया गया। कहने को मेरे पास शब्द नहीं है जिसके साथ इस तरीके की हैवानियत को किया गया है, ठीक है। वो चीखती रही, पुकारती रही, उसको पानी तक नहीं पीने के लिए दिया गया, पूरे फ्लोर पे कोई, सबको पैसे से दबा दिया गया, सबकी बातों को दबा दिया गया। इतने बड़े हॉस्पिटल में इतना बड़ा कांड हो गया। जैसे कि अब आपको पूरा इस तरीके का पता ही है कि देश विदेश में ये खबरें पहुंच रही हैं और जिस तरीके का घिनौना कृत्य वहाँ पर होता था, मैं क्या ही कहूँ। सीढ़ियाँ बनना, लड़कियों के साथ दरिंदगी करना, गलत काम, ये एक लड़की के साथ नहीं। चूँकि उस देश की बिटिया ने आवाज़ उठाई, गंदगी के खिलाफ आवाज़ उठाई, तो उसकी आवाज़ को चुप करा दिया। ये कैसा न्याय है, ये कैसी वो है व्यवस्था है। तो अब ममता बनर्जी ने जिस तरीके के बिल को सदन में रखा है और अभी पास होने मंजूरी बाकी है, तो मैं यही चाहूँगी ये बिल बहुत अच्छी तरीके से पास हो और ये इम्प्लीमेंट हो। 21 दिन में तुरंत फांसी का जो प्रावधान उन्होंने अपने बिल में रखा है तुरंत हो, क्योंकि जब तक डर और दहशत नहीं होगी तब तक इस तरीके से, आज देश की बिटिया कोलकाता में थी तो इस तरीके का कांड हुआ, कल को नोएडा, दिल्ली, कहीं पे भी सेफ़ नहीं है। वो माँ बाप डर चुके हैं कि किस तरीके से हम अपनी बेटी को पढ़ने के लिए भेजें। आप ये सोचिए, हर इंसान पे, मैं किसी से भी बात कर रही हूँ तो वो यही सोचे कि हम दहशत में हैं, हम किस सिक्योरिटी को माने, किस उसको माने, हम एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को हम कहाँ उसमें महफूज समझे। चारों तरफ तो कालाबाजारी हो रही है, घूसखोरी हो रही है, भ्रष्टाचार हो रहा है। जिस सीट पर बैठे एक प्रिंसिपल, जिसको ये चीज़ नहीं आया कि इस दरिंदगी में उसका हाथ है, जिसको ये चीज़ नहीं लगा कि मैं क्या कृत्य कर रहा हूँ, तो कोई भी काम करने से पहले जब तक दहशत और डर नहीं होगा तब तक ये नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है ना हमारे ऊपर बैठे हुए हैं हमारे पापा, ठीक है। तो उस चीज़ को मैं कहूँगी बार बार कि बिना किसी, मैं बार बार किसी पे टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, कि मैं बार बार कह रही हूँ कि किसी के शहर में ये काम होता है, वरना इतनी हिम्मत किसी की हो ही नहीं सकती है। अगर डर, और जैसे कि बाहर के देशों में आप देखिए, अभी किसी कंट्री में हुआ था, तुरंत उनका सर कलम कर दिया गया,
सऊदी अरब में सर कलम कर दिया। एक 16 साल 7 साल की बच्ची, मुझे एज नहीं पता, 16 साल की बच्ची के साथ किया, तुरंत उसका सर कलम कर दिया। क्या है ये सब कुछ? तो इसी तरीके का लॉ हम चाहते हैं। मैम अभी जिस तरह से अपराजिता एक्ट आया है, तो इसमें हमारे दर्शकों को समझाइए कि ये एक्ट क्या है, सबसे पहली चीज़। उसके बाद इसमें क्या क्या पॉइंट हैं जो कि ये ममता सरकार के द्वारा लाया गया, क्योंकि ममता सरकार के ऊपर बहुत ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी को लेकर सवाल उठे थे कि वो क्या कर रही हैं, क्यों जिम्मेदारी नहीं ले रही हैं, इन सब को लेकर। देखिए, दोनों बिलों में, जैसे कि BNSS में जो हमारे सेक्शंस हैं उसमें प्रावधान है कि किसी को लाइफ इम्प्रिजमेंट दिया जाएगा। मैं पूरा कोट नहीं कर रही है मीडिया के सामने, ठीक है। तो उसमें यही प्रावधान है कि किसी को 20 साल की रेप विक्टिम, अगर रेपिस्ट को 20 साल की इम्प्रिजमेंट होगी। और जो ममता का बिल है उसमें सीधे फांसी का प्रावधान है, मैं मोटे मोटे तौर पर बताऊँ। और ये बहुत फास्ट ट्रैक है, ठीक है। इसमें कोई ये नहीं है बिना ट्रायल के है, ठीक है। क्योंकि किसी भी विक्टिम की सबसे ज़्यादा अगर कोई झेलता है ना, तो वो परिवार झेलता है, वो माँ झेलती है, वो बाप झेलता है, उस पीड़िता का पूरा परिवार झेलता है, ठीक है। तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगी उस बिल के बारे में कि 21 दिन का ये प्रावधान उन्होंने बताया है कि किसी भी रेपिस्ट को तुरंत से तुरंत फांसी की सज़ा दी जाएगी। और अगर कोई भी विक्टिम कोमा में चला जाता है या उसकी डेथ हो जाती है तो उसको तुरंत फांसी देने का प्रावधान है उसके अंदर, मोटे मोटे तौर पे मैं आपको ये बताऊं। मैम जिस तरह से निर्भया केस को देखा गया कि निर्भया केस जब हमारे देश में हुआ तो लोग कैंडल मार्च लेके बाहर भी निकले थे, बहुत आक्रोश था उनमें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर उनके जो आरोपी थे उनको सज़ा कहीं ना कहीं काफ़ी लेट से मिला, तो क्या ऐसे देश में ऐसे मतलब जब कानून व्यवस्था हो तो लोगों को कितना भरोसा होता है? और इस एक्ट के आने के बाद क्या इसमें बदलाव होगा? क्या मतलब किस तरह से सज़ा मिलेगी, सज़ा मिलने का जो ड्यूरेशन होगा वो कितना कम होगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ये हमारा वकालत का जो प्रोफेशन है उसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी। मैं बार बार इस चीज़ को कहती कि संविधान न्याय हित के लिए बना था, न्याय के लिए बना था। सर्वोपरि हमारा संविधान है जिससे इसको बनाया था। वहाँ पर एक ही बात कही गई थी कि किसी भी जनता के लिए, कंप्लेनेंट के लिए, विक्टिम के लिए, न्याय के लिए काम किया जाएगा। लेकिन आज कुछ लोगों की मनोदशा ऐसी ख़राब हो चुकी है कि वो भी इस चीज़ को कह रहे हैं कि जितना लंबा केस बढ़ाओ उतना ही आप उस व्यक्ति से पूछे जिसके घर में इस तरीके के दर्दनीय चीज़ें हुई हैं। तो फास्ट ट्रैक में हर चीज़ होनी चाहिए। और निर्भया के कांड में इतनी लेट देरी, मैं कानून पे तो टिप्पणी नहीं करूंगी क्योंकि मैं एक सशक्त वकील हूं, मैं अधिवक्ता हूं। और जो निर्भया की वकील थी उन्होंने पूरा इसमें साथ दिया था और आगे बढ़ चढ़कर उसको न्याय दिलवाया था। और पीड़िता को और पीड़िता के घर वालों को पूरे तरीके से वो उनके साथ खड़ी हुई थी। दूसरी तरफ से हमारे AP सिंह जी खड़े हुए थे, ठीक है। तो देखिए, कानून पे तो मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहूँगी, बट हाँ एक अपील है कि इसको ऐसे मौक़ों पर या ऐसे चीज़ों पर तुरंत फास्ट ट्रैक होना चाहिए जैसे कि ममता सरकार द्वारा हो रहा है। सर हाँ, जिस तरह से अभी महिलाओं की बात करें हम, तो महिलाओं को लेके कहा जाता है कि देश में बहुत सारी चीज़ें की जाती है, बहुत अलग अलग स्कीम लाए जाते हैं, बहुत अलग अलग नियम बनाए जाते हैं कानूनी प्रक्रिया द्वारा भी। लेकिन एक महिला होने के नाते, खुद आप प्रोफेशन में वकील हैं, तो किस तरह की चीज़ें मतलब क्या कभी ऐसा लगता है कि यहाँ से देर रात घर जाने में कभी कोई डर लगा, या फिर किसी तरह का माहौल यहाँ पर क्रिएट होता है जहाँ पर आपको लगता है कि आपके महिला होने की वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है, अगर आप महिला ना होकर पुरुष होती तो शायद ये चीज़ें नहीं होती आपके साथ? देखिए, पुरुष प्रधान देश तो हमेशा रहा है, ठीक है। मैं उसमें तो बिल्कुल नहीं कहूँ क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति यही कहती है कि एक महिला को अपने दायरे में रहना चाहिए, सम्मानित रहना चाहिए। लेकिन आप हर बार अगर औरत से ही या महिला से ही अगर ये अपेक्षा करते हैं तो पुरुषों से क्यों नहीं करते? ऐसे संस्कार जैसे महिला को दिए जाते हैं पुरुषों को, लड़कों को क्यों नहीं दिए जाते हैं? किसी की बहन, किसी की बेटी, आपकी भी तो बहन बेटियाँ हैं। अब ये ईगो किस चीज़ की है कि भाई दूसरी की बेटी दूसरे की बेटी है, ठीक है। आप उस चीज़ को ध्यान में क्यों नहीं रखते हैं कि कहीं ना कहीं वो भी तो किसी की बेटी है? तो जब तक ये संस्कार उनके अंदर नहीं भरे जाएंगे, देखिए ये इतना आसान नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ 60% लोगों के अंदर अभी भी यही चीज़ है, बात को दबा दिया जाता है। कुछ कास्ट में यही है, बात को दबा दिया जाता है, पुरुषों से ही उस चीज़ को किया जाता है। गलत है ये चीज़। अभी भी मैं यही चीज़ चाहती हूँ कि जब तक आप इनकी सोच को चेंज नहीं करेंगे। आप एक बात बताइए, चलिए महिला की बात कर रहे हैं कि महिला को देर रात नहीं जाना चाहिए, जीन्स नहीं पहनने चाहिए, कपड़े नहीं पहनना चाहिए, लेकिन ये तो कोलकाता के हॉस्पिटल में हुआ है। एक हॉस्पिटल जहाँ पर इतनी व्यवस्था थी, इतना एडमिनिस्ट्रेशन था, इतना सब कुछ था। ये तो घिनौना काम करने वाला तो हर घर में है।
उस घर में उस गंदगी को दूर निकालना है हमें। सुबह जो पीड़िता के साथ घिनौना कृत्य किया गया है, उस व्यक्ति को तुरंत से तुरंत फांसी पे लटकाया जाए। शायद आपको याद होगा एक प्रियंका का मैटर हुआ था जिसको जिंदा जला दिया गया था। आपको पता है कि वहाँ पर धड़ाल से गोली मार दी गई थी। यही अपेक्षा की जा रही है और यही चाहते हैं हम, लेकिन क्यों देरी हो रही है? देखिए, हमें बढ़ चढ़कर इसलिए क्योंकि आप खुद ही देख रही हैं इस पूरे ग्राउंड में कितने अधिवक्ता हैं जिसको दर्द है उस बेटी का, जो देश की बिटिया थी। आप ये सब क्यों सोचते हो कि एक बेटी जो आपके घर में वही आपकी बेटी है, कल को किसी की भी बेटी भेज चढ़ सकती है? क्या आप पढ़ाने नहीं भेजेंगे? उस गंदगी को हमें ख़त्म करना है, उस चीज़ों को कम करना है हमें। लोगों की आज मैं खुद बैठती हूँ कोर्ट के अंदर, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, मैं सोच की ही बात कर रही हूँ। महिला आज भी सुरक्षित नहीं है, अधिवक्ता महिला भी सुरक्षित नहीं है। अगर वो आगे चढ़ के बात करेंगे या किसी से बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं उनको दबा दिया जाता। नहीं, मेरा सवाल था मैम कि आप खुद एक महिला अधिवक्ता हैं, यहाँ पे कई सारे लोग आपको लेके केस, आपके पास केस लेके आते होंगे, किस तरह का केस देखने को मिलता है? या कभी आपको लगता है कि मेरे साथ भी यहाँ पे महिला होने की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं, या कुछ भी कुड़ी थी? महिला हमेशा सम्मानित ही है और मैं हमेशा एक ही चीज़ कहूँगी, ऐसा नहीं है। देखिए, कई ऐसे भी केसेस आते हैं जिसमें महिला भी रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है, तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ठीक है। तो हम एक बार पुरुषों की तरफ ये बात नहीं कहेंगे, कहीं पे पीड़ित महिला भी होती है। अब जैसे मैं एनजीओ चला रही हूँ, मैंने आपको बताया था, तो वहाँ पर मेंस भी मुझसे ऐसी बात करते हैं कि मैडम क्या आप पुरुषों के लिए भी लड़ती हो? तो मैंने कहा जहाँ पर जिसकी जो गलती होगी उसके हित में लड़ा जाएगा, ठीक है ना मैम। जो कि प्रोफेशन की बात हो रही है कि उस देश में जब हम बात करते हैं कि अगर आप पढ़ोगे लिखोगे, अगर कोई लड़की पढ़ती लिखती है और कुछ बड़े पेशे में जाती है, चाहे वकील बन जाए, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, या किसी सरकारी जगह पे जाके काम करे, तो उनकी सुरक्षा को सबसे पहले मद्देनजर रख के ये कहा जाता है कि वो सुरक्षित है लड़की। अब लेकिन क्या वाकई में वो सुरक्षित होती है? सुरक्षित तो देखो, अब महिलाएं जा रही हैं, लड़कियां पढ़ने के लिए जा रही हैं, डिजिटल ज़माना जैसे कि हमारे मोदी जी ने कर दिया है, ठीक है, पूरा देश उन्नति विकास की तरफ जा रहा है। तो इस विकास में मैंने बार बार यही बात बोली है, सुरक्षित कहाँ है? जब इतना बड़ा कांड हो जाता है, इतनी बड़ी चीज़ें हो जाती है, तो हम कहाँ सुरक्षा की बात करें, किस विकास की बात करें? मैं बहुत बार ये चीज़ बोल चुकी हूँ कि जो इस बार ये टीम जो गठित की गई है, स्पेशल टीम टास्क फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हर जिले में, हर स्तर पर ऐसी ही टीम, कहते हैं ना हमारे बेरोजगारी फैल रही है ब्लॉक पे, ये जो बेरोजगारी फैल रही है आप लगाइए। बहुत सारे महिला और बहुत सारे पुरुष खाली बैठे हुए हैं, आप इन्हीं कामों के लिए लगा दिया। अगर देश की उन्नति दूसरे देशों में जाके फोटो खिंचाना नहीं है, देश की उन्नति एक्चुअल में ये है कि आप एक कस्बे में एक जगह पे किस तरीके के विकास को लेके आ रहे हैं। तो अंत में मैं यही चीज़ कहना चाहूँगी कि आप पहले सुरक्षित की बात करिए, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करिए, और जो ये आज नहीं हो रहा है रेप को, और ये एक जगह नहीं है, मैंने खुद नोएडा के अंदर, मैं नाम नहीं कोट कर रही, मैंने नोएडा के अंदर खुद ये चीज़ का एक केस करा है जिसमें यही चीज़ थी, बस पीड़िता कोई और थी। तो ये चीज़ हमारे सामने आ रही है बार बार, तो वो चीज़ गलत है। सर आपका नाम? दानिश इकबाल। सर मतलब कि जिस तरह से अभी सारी चीज़ें हो रही है कोलकाता रेप केस को लेके, क्या कहेंगे कि अभी अपराजिता एक मतलब एक्ट लागू किया गया है, कहीं ना कहीं वो विधानसभा से पास होके अभी ऊपर गया है, तो क्या लगता है कि इस एक्ट के तहत क्या पूरे देश में सुरक्षा का भावना आएगा? क्या देश में लोग अपनी सोच को, मानसिकता को बदल पाएंगे? क्या देश में, क्या बेटियाँ सुरक्षित हो पाएंगी इस एक्ट के पास होने के बाद? देखिए, इस एक्ट के आने से काफ़ी प्रभाव पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपने मानवता को, इंसानियत को भी जागरूक करना चाहिए। अगर हमारी इंसानियत और मानवता जागरूक नहीं होगी तो हो सकता है कि इसके बाद भी कुछ हो सकता है। तो हमें इस स्तरीय पर भी एनजीओ स्तर, जैसे मैडम ने बताया, इस स्तर पर लोगों को ये बताना चाहिए कि ये गलत कृत्य है, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा फायदा सरकार को जागरूक करना चाहिए, मतलब पूरे ब्लॉक लेवल पे सरकार को ब्लॉक स्तर पर, पंचायत स्तर पर, बिल्कुल नीचे स्तर से स्टार्ट करना चाहिए इस चीज़ को, ताकि गाँव तक ये बात फैले और लोगों में ये मानसिकता हो कि ये गलत कृत्य है, जिसकी वजह से ये सज़ा होता है। सज़ा के साथ साथ ये भी चीज़ें होनी चाहिए, ताकि मुझे लगता है कि आज के डेट में हमारा समाज जो है कुछ मानवता से बिल्कुल कट हो गया है थोड़ा सा, मुझे ऐसा लगता है, मेरी अपनी पर्सनल एनालिसिस हो सकती है। तो साथ साथ ये चीज़ें भी होनी चाहिए। अच्छा, क्या कुछ लग रहा है कि क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाती है और सरकार कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करती है, लोगों को बताने की कोशिश करती है कि क्या गलत है क्या सही है, लेकिन बावजूद इसके ये सब चीज़ें कृत्य हमें देखने को मिलता है समाज में। हर 16 मिनट में एक लड़की रेप
उसके साथ होता है। सर, ऐसी घटना हमारे पूरी दुनिया में नहीं बल्कि देश में हो रही है और सरकार फिर भी चुप है, कुछ ऐसी चीज़ें नहीं उठा रही इसमें सिर्फ सरकार को ही अगर मैं दोषी दूं, आप दोषी दें, तो बिल्कुल सही बात नहीं है। साथ साथ मैंने क्या कहा, मानवता को, अपने मानवता को, इंसानियत को भी जागरूक करना पड़ेगा। मर्दों को साथ साथ ये सोचना पड़ेगा, जेंट्स को सोचना पड़ेगा कि भाई अगर हमारे बच्चा जो है किस स्तर पे है, उसका मानसिक स्तर क्या है, किस क्लास में जा रहा है। साथ साथ अभी आप जैसे देखें तो गलत चीज़ें देख के लड़के ज़्यादा इन्फ्लुएंस होके, तो ये चीज़ें भी हैं साथ साथ। अच्छा, जो लोग ये कहते हैं कि लड़कियां ये कपड़े पहन के गई इस वजह से मतलब उनके साथ रेप हुआ, इसमें लड़कों की गलती नहीं थी, ये लड़कियों की गलती थी, ऐसी टिप्पणी के बाद समाज में अगर ऐसी टिप्पणी होती है, समाज के एक बहुत बड़े कौम ये बात कहते हैं कि लड़कियों की गलती थी रेप में, इसमें क्या कहेंगे? ये टिप्पणी गलत है। कौन क्या पहन रहा है इसका पर्सनल इंडिविजुअल राइट है सबको अपना पहनने का। हमारा नज़र भी ये ख्याल होना चाहिए कि हमें किस तरीके से क्या देखना है, क्या नहीं देखना है। तो ये कपड़े पे कमेंट करना मैं अपने आप को उचित नहीं समझता हूँ। कपड़ा गलत है, ये गलत है। कौन क्या पहनता है इसका अपना पर्सनल इंडिविजुअल राइट है। अब कौन क्या करता है इसका मतलब क्या हुआ? कपड़े पहनने से थोड़ी हो जाएगा। कपड़ा पहनने हुआ क्या? अभी जो डॉक्टर जो साहिबा का वो हुआ है कलकत्ता में, उसमें कपड़े का इशूज था या वो तो फुल कपड़े में होगी ना? जी बिल्कुल डॉक्टर के ड्रेस में होगी। तो ये गलत है। सर, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं आप, और ऐसे कितने मामले दिन भर में देखने को मिलते हैं, या फिर क्या ऐसे मामले से आप रूबरू होते हैं जहाँ पे दिल दहला देने वाले मामले सामने आते होंगे, लेकिन फिर भी आप सिर्फ सुन पा रहे होंगे उस चीज़ को, मतलब कुछ कर नहीं पा रहे? हम लोग एडवोकेट जो भी हैं, जैसे मैडम है और भी लोग हैं जो भी एडवोकेट, हम लोग महसूस भी करते हैं, हम लोग भी इंसान हैं। लेकिन हमारे पास तो तब आता है ना जब हो चुका होता है। हाँ, बिल्कुल। पहले तो शुरुआती लेवल पे हमारे जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पुलिस के विभाग के लोग हैं, उन लोगों को ज़्यादा देखने को मिलता है, करीब से देखने को मिलता है। तो उन लोगों को भी इस पे जागरूक होना चाहिए, थोड़ा अवेयरनेस दिखाना चाहिए। बस। सर, कहा जाता है, मैम एक लास्ट सवाल ये कि कहा जाता है, क्योंकि आप लोग महिला हैं, अब मतलब ये कहा जाता है कि जब किसी महिला के साथ रेप होता है तो वो 3 जगह जाके फंस जाती है। सबसे पहले वो पुलिस के दहलीज पे जाती है, जहाँ पे जाने में उसके पहले कॉन्फिडेंस टूट जाते हैं। उसके बाद फिर वहाँ से डॉक्टर के पास जाने के बाद, जब डॉक्टर के पास टेस्ट के लिए जाती है, तो वहाँ पे सारे लोग उसे जिस तरह से देखते हैं, वहाँ पे उसका कॉन्फिडेंस पूरा ख़त्म हो जाता है, और बचा खुचा कॉन्फिडेंस जो उसे कोर्ट तक ले जाता है, उस कोर्ट में उसके इज्जत का तार होना वाजिब हो जाता है। तो मैम, इन सब को देखने के बाद क्या आप ये उम्मीद करती हैं कि किसी बेटी या किसी लड़की के साथ अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो वो इतनी हिम्मत कर पाएगी कि कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएगी? क्योंकि कोर्ट का फैसला आने में भी 4 दिन नहीं लगता, बल्कि कई टाइम लगते। जी बिल्कुल, कोर्ट का फैसला आने में सालों साल लग जाते हैं। और जो उसके साथ जिस टाइम घटना हुई है ना, वो तो समय के साथ या तो वो इस दुनिया में नहीं है या फिर वो उससे मतलब है, बट उसके साथ में जो उसकी फैमिली है ना, वो सालों सालों से भुगतेंगे। क्यों? एक कोर्ट में डायरेक्ट आपका इंडिया है, यहाँ का राइट पहले प्रोसीजर चलता है, न्याय तो बहुत भूल ही जाइए। तो मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है कि महिलाओं के लिए कि जो स्कूलों में जैसे कि आज एक नया बिल पास होने जा रहा है महिलाओं के लिए, जो आपने बताया अपराजिता बिल जो है, तो मैं ये चाहती हूँ कि एक स्कूल में भी एक नया बिल पास हो। जैसे कि बच्चियाँ हैं ना, वहीं से स्टार्टअप होता है उनका, जैसे एजुकेशन है, वहाँ से एक मार्शल आर्ट सिखाया जाए उन्हें स्कूलों में। क्योंकि मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसे इंडिया है, ये अपनी बच्चियों को एक अच्छा एजुकेटेड, जब एजुकेशन ही नहीं दे पा रहे हैं तो ये मार्शल आर्ट क्या सिखाएंगे? तो स्कूलों में ही होना चाहिए, गवर्नमेंट में स्पेशली होना चाहिए। देखिए, पढ़े लिखे लोग हैं वो तो अपने बच्चों को कर लेते हैं, बट होता किन के साथ है? जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, वो नहीं आगे बढ़ पाते हैं, उनके लिए स्पेशल होना चाहिए कि वो अपनी सेफ्टी खुद कर पाए महिला। नहीं, ना तो सरकार के ऊपर डिपेंड है, ना कोर्ट के ऊपर, ना किसी चीज़ के न्याय, किसी चीज़ अपने लिए। जैसे कहते हैं ना कि एक सेल्फ डिफेंस होना है, अपने बल पे खड़े होना, अपने बल पे कमाना खाना, अपनी लाइफ को जीना। ऐसे ही अपनी सेफ्टी भी उन्हें अपनी खुद करनी पड़ेगी। कोई आपकी सेफ्टी के लिए नहीं आएगा, कोई महिला के लिए कोई आगे नहीं बढ़ेगा, महिला को खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। यही मेरा कहना है कि आप स्कूल में ही एक बिल पास हो, वहीं मार्शल आर्ट, वहीं जूडो कराटे लेडी बच्चियों को सिखाया जाए कि वो अपनी सेफ्टी, अपनी सुरक्षा खुद कर सके, खुद लड़ सके। थैंक यू। कुछ कहना चाहेंगे आप मैम? देखिए, बिल्कुल सही बात कही है कि जो पहला स्तंभ हमारा होता है वो हमारा स्कूल होता है।
ठीक है, पहली शिक्षा। कहते हैं पहला बच्चा जब पैदा होता है तो 4-5 साल जो भी बच्चे का जब तक एडमिशन नहीं हो जाता तो घर और परिवेश और एनवायरनमेंट, ठीक है, आज भी गाँव में देखने को मिलता है, मैं किसी परिवेश को बात नहीं कह रही हूँ, वहाँ पे भी लड़कों को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है, लड़कियों को बहुत भेदभाव किया जाता है। मैं टिप्पणी नहीं कर रही हूँ, एग्जेम्पशंस आर देयर, एक्सेप्शंस आर देयर। तो ये चीज़ जो लड़कियों को हमेशा दबाव उसमें रखा जाता है, अभी इस लड़की के साथ जो हुआ है वो पूरा दर्द है। एक गरीब लड़की और एक बहुत सोच विचारने वाली लड़की, एक सिर्फ एक आशा लेते हुए सपनों को उजागर करने वाली एक लड़की, और आपके उसके साथ कृत्य कर दिया। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि स्कूल में संविधान का पाठ पढ़ाया जाए, जो कि अभी हमारे पाठ्यक्रम में आया नहीं है। संविधान को सर्वोपरि किया जाए, इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाए। जो पहली चीज़ है वो स्कूल में पढ़ाई जाए कि आपको किस, पढ़ाई भी जा रही है ऐसा नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक दृश्य हो जाता है जो बिल्कुल ख़त्म करने वाली बात है। तो उसके लिए तो जो ये प्रावधान आने वाला, जो बिल आने वाला है, उस पर काफ़ी आशा की जा सकती है। ठीक है, थैंक यू। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने बात की कुछ वकीलों से और इनका कहना है कि अपराजिता बिल जो आ रही है और जिस तरह से विधानसभा में पास भी हुई है, वो कहीं ना कहीं देश में अगर बदलाव की नज़र से देखा जाए तो हाँ बदलाव हो सकता है, लेकिन सरकार को इसे पहले केंद्र में भी पास करना पड़ेगा। ऐसे ही कई तमाम सी छोटी छोटी चीज़ें करनी पड़ेगी, चाहे स्कूल से शुरुआत हो, चाहे फिर अपर जाके हम अगर नौकरियाँ ढूंढते हैं, नौकरी करते हैं, वहाँ पर महिलाओं का अगर महिलाओं की संख्या बढ़ाने की बात हो, या तमाम सी छोटी छोटी अगर कोशिश की जाए सरकार की तरफ से, तो इन चीज़ों को बदला जा सकता है, क्राइम को रोका जा सकता है। ऐसी तमाम सी बातें हमने की, और आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, क्योंकि ऐसी कुरीतियाँ देश में ना हो, इसके लिए आप भी कुछ काम करें और हमें भी करने दें। और ये काम आप एक हमें लाइक बटन दबा के कर सकते हैं, हमें सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी अपडेट आप तक पहुँचते रहे। धन्यवाद।